रॉबर्ट बॉयल का जन्म 25 जनवरी 1627 को आयरलैंड के लिसमोर किले में हुआ था। वो एक अमीर खानदान से थे। शुरू की पढ़ाई घर पर हुई, फिर वो अपने भाई के साथ इंग्लैंड के ईटन स्कूल भेजे गए। वहां उन्होंने लैटिन, यूनानी, फ्रेंच, गणित और तलवारबाजी जैसी चीजें सीखी। जब स्कूल का नया प्रधानाचार्य आया तो उनके पिता खुश नहीं हुए और बॉयल को घर ले आए। फिर उन्होंने परिवार के पुजारी से पढ़ाई जारी रखी। 17 साल की उम्र में वो यूरोप घूमने गए, जिसे उस समय के अमीर लोग ग्रैंड टूर कहते थे। वो फ्रांस और फिर जिनेवा में रुके, जहां उन्होंने भाषा, गणित और खेल सीखे। फ्रेंच भाषा में बहुत अच्छे हो गए थे। इटली भी गए थे, जहां उन्हें गैलीलियो की मौत की खबर मिली। जिनेवा में एक जबरदस्त तूफान आया, जिससे उनकी सोच में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने खुद को पूरी तरह धर्म के रास्ते पर लगा दिया। उनके पिता की मौत के बाद उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने गहने बेचकर खर्च चलाया। 1644 में वो इंग्लैंड लौटे। पढ़ाई उन्होंने किसी कॉलेज में नहीं की थी, लेकिन उन्होंने खुद से बहुत कुछ सीखा। इसी वजह से उनकी सोच और तरीका बाकी पढ़े लिखों से अलग रहा। बॉयल ने बाद में ऑक्सफोर्ड में रहना शुरू किया, लेकिन वहां भी किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें बताया कि चीजें छोटे छोटे कणों से बनी होती हैं, जो आपस में टकराते हैं। यही सोच आज के साइंस की नींव बनी। उन्होंने गैस पर एक बहुत जरूरी नियम बताया, जिसे आज बॉयल का नियम कहा जाता है। इसमें उन्होंने बताया कि अगर गैस की मात्रा और तापमान एक जैसा रहे, तो दबाव और जगह एक दूसरे के उलट होते हैं। बॉयल का मानना था कि विज्ञान का मकसद भगवान की बनाई दुनिया को समझना है। वो अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और विज्ञान को लोगों के बीच ले जाने की कोशिश की। 1660 में बनी एक वैज्ञानिक संस्था के वो सबसे पहले सदस्य थे। उनका जीवन और काम आज भी साइंस की दुनिया में याद किए जाते हैं। रॉबर्ट बॉयल ऑक्सफोर्ड के बीचों बीच एक ऐसी जगह रहने लगे जहां उनके प्रयोग करने में आसानी हो। उन्होंने अपना एक निजी लैब भी बनवाया और वहां हवा, शरीर और रसायन से जुड़े प्रयोग करने लगे। उन्होंने मदद के लिए कुशल सहायकों को रखा। सन 1658 में रॉबर्ट हुक को भी अपने साथ जोड़ा, ताकि वो मिलकर एक नई तरह की हवा निकालने वाली मशीन बना सके। ये मशीन पहले से बेहतर थी और इससे हवा को ज्यादा अच्छे से बाहर निकाला जा सकता। इस समय उन्होंने हवा की ताकत और खिंचाव पर कई प्रयोग किए। उन्होंने जो नतीजे निकाले, उन्हें 1660 में छपवाई गई एक किताब में बताया। ऑक्सफोर्ड में उस समय कई वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे थे। वो हर हफ्ते मिलते थे और चीजों को परखते थे, आंखों से देखते थे और प्रयोग करते थे। बॉयल भी उनमें शामिल हो गए। सब लोग मिलकर विज्ञान को समझने का तरीका ढूंढ रहे थे। बॉयल को पहले से ही कुछ बड़े वैज्ञानिकों की बातें पढ़ने का अनुभव था, जिससे उनकी सोच और मजबूत हुई। वो एक ऐसे समूह से जुड़े थे जो आपस में चिट्ठियां लिखकर बांटते थे। बाद में यही तरीका आगे चलकर एक बड़ी वैज्ञानिक संस्था की शुरुआत बना। बॉयल शुरू से इस सोच में थे कि बातों से ज्यादा जरूरी है चीजों को करके देखना। 1658 के आखिरी दिनों में बॉयल और हुक ने मिलकर जो मशीन बनाई, वो हवा को और अच्छे से खींच सकती थी। इससे उन्हें बार बार प्रयोग करने में आसानी हुई। 1659 की शुरुआत में उन्होंने इस मशीन से प्रयोग शुरू कर दिए। वो यह समझना चाहते थे कि हवा के बिना क्या होता है। उन्होंने दिखाया कि हवा में दबाव और जगह एक दूसरे को उल्टा प्रभावित करते हैं। एक प्रयोग में उन्होंने पारा वाली नली से दिखाया कि जैसे ही हवा हटाई जाती है, पारा नीचे गिर जाता है।
इससे ये साबित हुआ कि हवा का दबाव ही चीजों को ऊपर टिकाए रखता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि हल्की और भारी चीजें हवा कम होने पर बराबर गति से गिरती हैं। इससे ये साबित हुआ कि हवा की रुकावट ही असली वजह होती है, वजन नहीं। उन्होंने देखा कि बिना हवा के छोटे छोटे जानवर जिंदा नहीं रह पाते। चूहे और चिड़िया थोड़ी ही देर में मर गए। बिना हवा के आग भी नहीं जल पाई। एक घड़ी या घंटी की आवाज भी सुनाई नहीं दी, क्योंकि हवा न होने पर आवाज नहीं फैलती। बॉयल ने इन सब बातों को अपनी 1660 की किताब में लिखा। उन्होंने कुल 43 अलग अलग प्रयोग किए और सबका बहुत ध्यान से रिकॉर्ड रखा। उन्होंने हर प्रयोग में गवाह रखे और इंस्ट्रूमेंट को भी ठीक से जांचा ताकि कोई शक न रहे। उनके प्रयोगों ने यह साबित किया कि हवा की ताकत को मापा जा सकता है और इसे समझा जा सकता है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, पर उनके प्रयोग दोहराए जा सकते थे, इसलिए लोगों ने उनकी बातों को मानना शुरू किया। 1659 में बॉयल ने एक और बार कई प्रयोग किए। इस बार उन्होंने दिखाया कि जैसे जैसे हवा को दबाया जाता है, उसका दबाव बढ़ता है। जैसे जैसे उसे फैलाया जाता है, दबाव घटता है। उन्होंने इसे मापा और बताया कि अगर हवा की मात्रा आधी हो जाए तो उसका दबाव लगभग दुगुना हो जाता है। 1662 की दूसरी किताब में उन्होंने यह बताया कि हवा का दबाव और उसकी जगह का गुणा हमेशा लगभग एक जैसा रहता है अगर तापमान न बदले। भले ही उस समय इसे बॉयल का नियम नहीं कहा गया था, पर यही नियम बाद में विज्ञान में बहुत बड़ा नियम बन गया। उनके नतीजे बहुत साफ थे। कहीं कहीं थोड़ी गड़बड़ बस इसलिए हुई क्योंकि उस समय की मशीनें पूरी तरह सही नहीं थीं। फिर भी उनके प्रयोग बहुत काम के साबित हुए। बॉयल ने कहा था कि जो नियम उन्होंने बताया है वो सिर्फ सूखी हवा पर लागू होता है, और वो भी तब जब हवा को धीरे धीरे दबाया जाए। बहुत तेजी से हवा हटाने पर हवा की असली ताकत उतनी नहीं दिखती। उन्होंने बताया कि ये नियम हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि इसमें हवा को एक नापने लायक चीज माना गया, न कि किसी पुरानी सोच की तरह एक अलिक तत्व। अपनी किताब में बॉयल ने उस पुराने विचार को गलत बताया जिसमें कहा जाता था कि सारी चीजें सिर्फ 4 चीजों से बनी हैं: धरती, पानी, आग और हवा। उन्होंने कहा कि ये 4 चीजें असल में कोई सच्चे आधार नहीं है। जैसे अगर लकड़ी को जलाया जाए तो उसमें से नई चीजें निकलती हैं। सोना आग में भी नहीं टूटता, जबकि खून को गर्म करने पर उसमें से कई चीजें अलग अलग निकलती हैं। इससे साफ होता है कि चीजों में पहले से वही 4 तत्व नहीं होते। उन्होंने ये भी बताया कि आग से चीजें टूटती नहीं, बल्कि नई चीजें बनती हैं। जैसे रेत और खार से शीशा बनता है, तो आग बस चीजें अलग नहीं करती, वो कुछ नया भी बना देती है। कुछ धातुएं भारी होते हुए भी तरल होती हैं, जैसे पारा। ये दिखाता है कि हर चीज का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कुछ धातुएं गर्म करने पर रंग बदलती हैं, लेकिन कोई नया तत्व नहीं जुड़ता। इससे साफ होता है कि चीजों में बदलाव उनके कणों के जुड़ने बिखरने से होता है, न कि किसी दिखाए गए 4 तत्वों से। पौधे सिर्फ पानी से भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में अगर जमीन या हवा उसमें पहले से नहीं थी तो वो कैसे बनी? बॉयल ने एक और सोच को भी गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि सब चीजें 3 तत्वों से बनी हैं: नमक, गंधक और पानी। उन्होंने कहा कि ये भी हर चीज में नहीं होते, और जब होते हैं तो हर बार अलग अलग तरह से दिखते हैं। सोना या चांदी को आग में डालने से इनमें से कुछ भी अलग नहीं होता, लेकिन एम्बर या पेशाब से निकले नमक एक जैसे नहीं होते। तेल से निकली गंधक की खुशबू तेल पर निर्भर करती है। अलग अलग चीजों से निकले पारे भी अलग होते हैं। इसलिए यह 3 चीजें भी कोई एक जैसे नहीं हैं। बॉयल का कहना था कि असली तरीका यही है कि हम चीजों को जांचें, देखें और खुद से समझें,
न कि बस पुरानी बातों पर यकीन करें। उन्होंने कहा कि सारी चीजें बहुत छोटे छोटे, ठोस और सख्त कणों से बनी होती हैं। ये कण अलग अलग आकार, रफ्तार और बनावट वाले होते हैं। इन्हीं के जुड़ने और चलने से हमें चीजों के रंग, रूप और गुण दिखते हैं। उन्होंने कण शब्द को इसलिए चुना क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग इसे किसी पुरानी बहस से जोड़ें। वो बस यह दिखाना चाहते थे कि हर बात को जांचा जा सकता है। सन 1666 में उन्होंने एक किताब में बताया कि चीजों की खासियत उनके कणों की बनावट और उनकी हरकत से तय होती है, न कि किसी अंदरूनी शक्ति से, जैसे पानी का बहना या हीरे की सख्ती। ये सब उनके कणों के जुड़ने और हिलने से होता है। उन्होंने इसे घड़ी की तरह समझाया, जिसमें छोटे छोटे हिस्से मिलकर पूरा काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बताए नियम कड़े नहीं हैं, वो बस इस सोच से जुड़े हैं कि सब चीजें देखी और जांची जा सकती हैं। उन्होंने अपने प्रयोगों से ये दिखाया कि चीजें टूटने पर उनके अंदर कैसे अलग अलग बनावट होती है। उन्होंने ये भी माना कि इंसान की आंखें हर कण को नहीं देख सकती, लेकिन इंस्ट्रूमेंट और सोच की मदद से हम उसे समझ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ मशीन की तरह नहीं चलता, भगवान की मर्जी भी जरूरी है। इस सोच ने बाद में और भी वैज्ञानिकों को प्रभावित किया। बॉयल ने कई प्रयोगों में द्रव्यों को गर्म कर या रसायनों को मिलाकर ऐसे गैस निकाले जो आम हवा से अलग। ये प्रयोग उन्होंने 1660 और 70 के शुरुआती सालों में किए। उन्होंने देखा कि जब शराब या बियर को बनने दिया जाए तो उसमें से एक तरह की गैस निकलती है जो आग बुझा देती है और छोटे छोटे जानवरों को मार देती है। इसका मतलब था कि उसमें कुछ ऐसे कण निकलते हैं जो हवा जैसे होते हैं, लेकिन उनमें अलग असर होता है। उन्होंने इसे इस बात से जोड़ा कि हवा असल में बहुत ही छोटे छोटे और ताकतवर कणों से बनी होती है। बॉयल ने एक प्रयोग में नमक वाले तेजाब को लोहे या स्टील के बुरादे के साथ मिलाया। इससे एक हल्की नीली आग वाली गैस बनी जो बहुत जलने वाली थी और बंद जगह में जलाने पर जोर से फटती थी। इस गैस की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उस पर हवा से जुड़े कई प्रयोग किए जा सकते थे। ये गैस बहुत जल्दी बनती थी और इसकी गंध भी अलग थी। ये आम हवा जैसी सांस लेने में मदद नहीं करती थी। बॉयल ने बताया कि थोड़े से पदार्थ से भी कई गुना ज्यादा गैस बन सकती है। उन्होंने इसे इकट्ठा करने के लिए कभी सूअर की थैली का इस्तेमाल किया तो कभी कांच के बर्तन का। उन्होंने एक और तरह की हवा बनाई जो भारी थी और दबाने पर सिकुड़ती नहीं थी। ये तब बनी जब तेजाब को सीपियों या चूने जैसे जले हुए पदार्थों पर डाला गया। ये हवा दिया बुझा देती थी और बर्तन के अंदर भाप जैसी जम जाती थी। इन प्रयोगों से ये बात साफ हुई कि हर हवा एक जैसी नहीं होती। कुछ आसानी से सिकुड़ती है, कुछ नहीं। कुछ में आग जलती है, कुछ में नहीं। कुछ हवा में जानवर सांस ले सकते हैं, कुछ में नहीं। बॉयल ने अलग अलग तरह के नमक और तेजाब मिलाकर 12 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की हवाएं बनाई। उन्होंने कहा कि किसी भी नतीजे को मानने से पहले उसे बार बार जांचना चाहिए। उनके इन प्रयोगों से यह साबित हुआ कि हवा कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई कणों का मिलाजुला रूप है जो गर्मी, सड़न या रसायनों से बदलता रहता है। उन्होंने ये सब बातें अपने कुछ लेखों में लिखी और इसमें हर चीज को नापकर और समय देखकर रिकॉर्ड किया। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी चीजों में मिलावट के कारण नतीजे बदल सकते हैं, इसलिए किसी भी बात को एकदम पक्की नहीं मानना चाहिए। बॉयल ने बार बार कहा कि असली ज्ञान तभी आता है जब हम खुद से चीजों को देखें, परखें और बार बार दोहराएं। किसी भी पुरानी किताब या अंदाजे पर भरोसा करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बात को धीरे धीरे समझने की जरूरत है ताकि गलतफहमी न हो। उनके हिसाब से विज्ञान को आगे बढ़ाने का यही तरीका सही था। उन्होंने कहा कि प्रयोग करने से हमें वो बातें पता चलती हैं
जो और किसी तरह नहीं समझ में आती। उन्होंने कहा कि सिर्फ सोचना और कल्पना करना किसी काम का नहीं, अगर हम उसे करके न दिखाएं। उन्होंने कहा कि जो बातें आंखों से दिखाई न दें, वो असली कारण नहीं हो सकती। उन्होंने जोर दिया कि हर बात को साबित करने के लिए या तो उसे खुद करके दिखाओ या फिर किसी और से करवा कर देखो। बॉयल ने कहा कि बहुत छोटे छोटे कण भले हमें ना दिखें, लेकिन हम उनके असर को देख सकते हैं। जैसे कपूर को घोलने वाले प्रयोग में उन्होंने बताया कि अलग अलग बनावट वाले कण अलग अलग असर दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसी बात को पूरी तरह परखा न जाए, तब तक उस पर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ये तरीका न सिर्फ विज्ञान के लिए सही है, बल्कि ये भी दिखाता है कि इंसान को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली बनाने वाला कोई और है। बॉयल को उन पुरानी सोचों से दिक्कत थी जिनमें चीजों को बिना जांचे परखे ही समझा गया था। उन्होंने कहा कि उन बातों में कोई दम नहीं जो बस कल्पना पर बनी थी और जिन्हें किसी ने कभी देखा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज सच में मौजूद है तो उसका असर जरूर दिखेगा। अगर कोई रूप या गुण कहने को तो होता है पर दिखता नहीं, तो वो असली कारण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने हमेशा उन्हीं बातों पर भरोसा किया जो प्रयोगों से साबित हो सके। बॉयल का मानना था कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी असली बनावट को देखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी चीज को बस इसलिए वजह मान लेना क्योंकि वो समझ नहीं आ रही, ये ठीक नहीं है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि चीजों की बनावट, उनका आकार, उनकी चाल और उनकी सतह को देखकर ही सही जवाब मिल सकता है। उन्होंने 4 मूल तत्वों की सोच को गलत बताया। धरती, हवा, आग और पानी को अलग अलग और असली तत्व मानना उन्हें सही नहीं लगा। उन्होंने अपने प्रयोगों में दिखाया कि जब धातुओं या नमक को जलाया जाता है तो जो बचता है वो इन चारों में से कोई भी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों असली नहीं, बल्कि और चीजों से बने हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गर्म, ठंडा, गीला और सूखा जैसे गुण किसी चीज के अंदर से नहीं आते। ये चीजों के छोटे छोटे कणों की वजह से दिखते हैं। हर चीज के कण अलग अलग तरह के होते हैं और उनकी रफ्तार और जुड़ाव से ही ऐसे गुण पैदा होते हैं। बॉयल ने उन छुपे हुए गुणों को भी नकारा जिनमें बिना किसी वजह के कोई चीज किसी और को खींचती है, जैसे चुंबक की ताकत या अफीम की नींद लाने वाली ताकत। उन्होंने कहा कि अगर हमें ये दिखता है कि कोई चीज किसी पर असर डाल रही है, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसके कणों में ऐसा क्या है जो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कई उदाहरण दिए जिनमें उन्होंने ये बताया कि कोई भी असर तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक उसे जांचा न जाए। बॉयल के लिए विज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि ईश्वर की बनाई दुनिया को समझने का तरीका था। उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज को जांचते हैं और उसका काम समझते हैं, तो हम असल में ईश्वर की बुद्धि और शक्ति को पहचानते हैं। इससे न सिर्फ भगवान पर भरोसा बढ़ता है, बल्कि इंसान का ज्ञान भी बढ़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि विज्ञान का असली मकसद है लोगों के भले के लिए काम करना और साथ ही ये दिखाना कि ये सारी बनावट किसी समझदार बनाने वाले की सोच से बनी। उनके लिए विज्ञान और धर्म एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, बल्कि दोनों साथ साथ चलते थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने रविवार को केवल वही प्रयोग किए जो सीधे तौर पर ईश्वर की महिमा को दिखाते थे। बॉयल को ये यकीन था कि जैसे जैसे हम विज्ञान के जरिए चीजों की बारीकियों को समझते हैं, वैसे वैसे हम ये भी मानने लगते हैं कि ये सब कुछ किसी एक बहुत ही समझदार और दयालु ताकत ने बनाया। उन्होंने बताया कि हवा की लचीलापन, रंग कैसे बनते हैं या रसायनों के असर, ये सब इस बात की पहचान है कि दुनिया बहुत सोच समझकर बनाई गई है। उन्होंने बहुत सी किताबों में यही बात दोहराई कि हर वैज्ञानिक खोज हमें ये दिखाती है कि कोई है जिसने सब कुछ सोच समझकर और हमारे भले के लिए बनाया है। उनके लिए विज्ञान एक तरह से ईश्वर के बनाए हुए संसार को समझने और उसकी तारीफ करने का जरिया था।
बॉयल बहुत धार्मिक थे और उनका मानना था कि विज्ञान से जुड़ा हर सवाल हमें ईश्वर की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने कई किताबों में बताया कि कैसे हर चीज अपने आप में एक योजना के तहत बनी है और ये सब कोई संयोग नहीं बल्कि एक बड़ी समझदारी का हिस्सा है। उनके लिए ये सब बातें बस खोज नहीं थी बल्कि वो खुद एक बड़ा यकीन थी। बॉयल की सोच का आधार ये था कि जो भी इंसान सच में ज्ञान चाहता है वो चीजों को समझने के लिए खुद से प्रयोग करता है और उनका मकसद ये होता है कि भगवान की बनाई दुनिया की तारीफ की जाए, ना कि किसी पुराने ग्रंथ को गलत साबित किया जाए। बॉयल की सबसे बड़ी भेंट उनके आखिरी वक्त में सामने आई। सन 1691 में मरने से कुछ पहले उन्होंने अपनी वसीयत में तय किया कि उनके पैसों से हर साल कुछ लेक्चर हो जो धर्म की सच्चाई को साबित करें। इसके लिए उन्होंने हर साल लगभग 800 पाउंड देने की बात कही थी। इन लेक्चरों का मकसद था कि लोग ईश्वर में विश्वास बनाए रखें और उन बातों का जवाब दिया जाए। इन लेक्चरों की शुरुआत सन 1692 में हुई। पहले लेक्चर में बताया गया कि ये दुनिया अपने आप नहीं बन सकती। इसमें हर चीज इतनी समझदारी से बनी है कि ये बिना किसी बनाने वाले के नहीं हो सकती। बाद के वक्ताओं ने भी विज्ञान की मदद से ये दिखाया कि दुनिया में जो भी नियम है वो इस बात का सबूत है कि कोई है जिसने ये सब बनाया और चलाया। बॉयल को लगता था कि अगर विज्ञान को भगवान से अलग कर दिया गया तो लोगों का विश्वास और नैतिकता दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने ये लेक्चर शुरू करवाकर ये दिखाया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। सन 1668 में बॉयल की तबीयत बिगड़ने लगी थी। सन 1670 में उन्हें लकवा मार गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड छोड़कर अपनी बहन के साथ लंदन में रहना शुरू किया। वहां उन्होंने अपने घर में ही एक लैब बना रखी थी जहां उनके साथ काम करने वाले लोग प्रयोग करते थे। उनकी तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने कई प्रयोग किए, जैसे नमक का असर, ठंड में चीजों का बर्ताव, या कैसे कुछ चीजें रगड़ने पर बिजली जैसी ताकत दिखाती हैं। उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि जो भी प्रयोग हो वो दोहराए जा सके और साफ साफ नतीजे सामने आए। उन्होंने कई बार वही प्रयोग अलग अलग तरीकों से किए ताकि असली वजह पता चल सके। उनके लंदन वाले प्रयोगों में उन्होंने हवा से जुड़े कई अनुभव दोबारा किए। खून पर भी उन्होंने कई प्रयोग किए ताकि ये समझ सकें कि शरीर कैसे चलता है। उनका यकीन था कि जब हम किसी चीज को देख परख कर समझते हैं तो हम ईश्वर के बनाए हुए सिस्टम की तारीफ करते हैं। उन्होंने कभी अंदाजे नहीं लगाए, हमेशा जो दिखता था उसी को लिखा और उसे भी बार बार जांचा। आखिरी दिनों में भी जब उनकी सेहत और खराब हो गई थी तब भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। उन्होंने आखिरी प्रयोगों में हवा का दबाव और गैस के फैलने की ताकत जानी। उन्होंने ये भी समझा कि किस गैस में आग कितनी जल्दी लगती है। उनकी जिंदगी का लंदन वाला हिस्सा दिखाता है कि वो आखिरी सांस तक मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहे। उन्होंने मरने तक 40 से ज्यादा किताबें और नोट्स तैयार किए। सन 1663 में उन्हें विज्ञान संस्था का सदस्य चुना गया। सन 1668 में ऑक्सफोर्ड ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि दी, जो उनकी जिंदगी की एकमात्र डिग्री थी। उन्होंने राजा से मिलने वाली उपाधि और संस्था का अध्यक्ष बनने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें ओहदों और वादों में भरोसा नहीं था। बॉयल की सेहत हमेशा कमजोर रही। उन्हें कई बीमारियां रहीं, जैसे मलेरिया, पथरी, सिरदर्द, आंखों और कानों की कमजोरी। सन 1670 में लकवा हुआ, कुछ सुधार हुआ, लेकिन फिर भी हालत बिगड़ती गई। सन 1688 में वो इलाज के लिए लंदन आ गए। सन 1691 में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उनकी बहन की अचानक मौत हो गई। यही बहन थी जिनके साथ वो 20 साल से रह रहे थे। कुछ ही दिन बाद
बॉयल भी इस दुनिया से चले गए। बहुत ज्यादा दुख और गम से बॉयल की पहले से ही कमजोर तबीयत और बिगड़ गई। आखिरकार 31 दिसंबर 1691 को 64 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। माना गया कि उनकी मौत किसी नई बीमारी से नहीं बल्कि भावनात्मक तकलीफ की वजह से हुई। उन्हें लंदन के सेंट मार्टिन के कब्रिस्तान में बिना किसी शोर शराबे के दफनाया गया। ये उनकी सादगी पसंद सोच को दिखाता है। 1661 में बॉयल ने एक किताब छपवाई थी जिसमें उन्होंने 4 पात्रों के बीच बातचीत के जरिए बताया था कि दुनिया की चीजें कैसे बनी। उसमें एक तरफ पुराने समय की सोच रखने वाला था, दूसरा रसायनों पर भरोसा करने वाला, तीसरा सवाल करने वाला और चौथा वो था जो बॉयल की बातों से सहमत था। इस किताब में उन्होंने साफ कहा कि धरती, हवा, आग और पानी जैसे 4 तत्व या फिर नमक, गंधक और पारे की सोच कोई सच्चे आधार नहीं है। ये सब चीजें असली नहीं बल्कि आग जैसी प्रक्रियाओं से बनी हुई दिखती हैं। उन्होंने कहा कि इनसे असली कण नहीं मिलते। बॉयल ने बताया कि पुराने लोग बस कल्पना से किसी चीज को मान लेते थे, जबकि रसायन वाले लोग बिना पूरे सबूत के मान लेते थे कि उन्होंने चीजों को उनके असली हिस्सों में तोड़ दिया है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हर चीज बहुत छोटे छोटे कणों से बनी होती है। इन कणों का आकार, चाल और बनावट ही चीजों की खासियतें बनाते हैं। बॉयल ने यह भी माना कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितने और कौन कौन से असली कण होते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब बातें तब तक साफ नहीं होंगी जब तक उन्हें बार बार जांचा न जाए। उन्होंने पुराने समय की ऐसी सोच को भी नकारा जिसमें कहा जाता था कि धातुएं आपस में बदल सकती हैं। हालांकि उन्होंने रसायन शास्त्र को पूरी तरह गलत नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हर प्रयोग साफ और बिना किसी सोच के किया जाना चाहिए। उस समय ज्यादातर लोग उनकी बातें मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उनके प्रयोगों ने आने वाले समय की रसायन विद्या की दिशा तय की। 1666 में उन्होंने एक और किताब में बताया कि किसी भी चीज की खासियत जैसे रंग, स्वाद या गंध उसके अंदर के कणों की वजह से होती। जैसे कोई चीज कितनी मुलायम है वो उसके कणों के आकार और जुड़ने के तरीके पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को समझकर हम ये जान सकते हैं कि भगवान ने सब कुछ कितनी समझदारी से बनाया है। इसके बाद उन्होंने कुछ और किताबों में अपनी बात को और साफ किया। उन्होंने बताया कि कणों की हरकत से ही हम चीजों की बनावट और उनके गुणों को समझ सकते हैं। उन्होंने उन बातों को भी नकारा जिनमें कहा जाता था कि प्रकृति खुद कोई ताकत है। उन्होंने कहा कि सब कुछ भगवान के बनाए नियमों से चलता है, ना कि खुद ब खुद। बॉयल की सोच हमेशा ये रही कि जब हम चीजों को अच्छे से समझते हैं तो हमें उसमें भगवान की योजना और उनकी मेहनत दिखती है। 1690 में लिखी एक किताब में उन्होंने साफ कहा था कि विज्ञान को समझना और प्रयोग करना भगवान के बनाए सिस्टम की समझ को और मजबूत करता है। उनके लिए ये सब सिर्फ ज्ञान नहीं था बल्कि ईश्वर की बनाई दुनिया की गहराई को समझने का एक तरीका था। बॉयल ने उस समय के लोगों के डर को दूर करने की कोशिश की जो सोचते थे कि मशीनों जैसी सोच और कणों की बातें भगवान पर भरोसे को कम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बातें भगवान की बनाई दुनिया को और अच्छे से समझाने में मदद करती हैं। उनके हिसाब से जो भी सच में ज्ञान पाने वाला इंसान होता है वो जब प्रकृति को समझता है तो असल में भगवान की तारीफ करता है। उनकी सोच ये थी कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ साथ चलते हैं। बॉयल ने हवा को लेकर जो प्रयोग किए थे, खासकर जो सन 1658 और 59 में उन्होंने एक खास मशीन से किए थे, वो बहुत चर्चा में आ गए। एक दूसरे विचारक हाब्स इस बात से सहमत नहीं थे कि कोई खाली जगह हो सकती है। उन्होंने कहा कि मशीन से मिली जानकारी सही नहीं है क्योंकि उसमें से हवा पूरी तरह निकली ही नहीं थी। उन्होंने इसे सिर्फ दिखावा कहा और बॉयल की पद्धति को गलत बताया।
बॉयल ने जवाब में साफ साफ बताया कि उन्होंने हर प्रयोग को दोहराया और मापा भी। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हवा की जगह कम होती है उसका दबाव बढ़ता है और ये बात उनके कयूकों में साफ दिखी। उन्होंने ये भी बताया कि बिना हवा के आग नहीं जलती और छोटे जानवर मर जाते हैं। इस तरह उन्होंने अपने प्रयोगों को सही साबित किया। एक और आलोचक ने कहा कि मशीन में जो भी हुआ वो सही माप नहीं था, लेकिन बॉयल ने फिर से विस्तार में बताया कि उन्होंने कैसे और क्यों हर चीज को नापा और कैसे ये सब दोहराए जा सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि पुराने समय की सोच से हटकर जब चीजों को बार बार परखा जाए तो असली समझ सामने आती है। हालांकि बॉयल ने बहुत छोटी छोटी कणों की बात की, पर उन्होंने खुद भी माना कि इन कणों को सीधे देखा नहीं जा सकता। उन्होंने सिर्फ इतने ही कहा कि बड़े प्रयोगों से इनकी मौजूदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सब कुछ पूरी तरह समझा लिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका तरीका आखिरी और पूरा है। वो मानते थे कि सिर्फ भगवान ही हर चीज को पूरी तरह जानता है। उनकी सोच में एक दिक्कत ये भी थी कि कुछ बार उन्होंने वो बातें भी मानी जिनके लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। जैसे उन्होंने मान लिया कि कुछ चीजों में खास असर होते हैं जिनसे धातुएं बदल सकती हैं, लेकिन इसका कोई पक्का कारण नहीं बताया। एक आलोचक ने कहा कि बॉयल भी उसी तरह की धुंधली भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसी पुराने रसायन वाले करते थे। वो भी बिना पक्के सबूत के कुछ चीजों को मान लेते थे, जैसे कोई खास असर वाले द्रव्य या बनावट जो पूरी तरह साबित नहीं हुई थी। कुछ और लोगों ने ये भी बताया कि जो नियम बॉयल ने बनाए, जैसे हवा और दबाव का रिश्ता, वो असल में उनके कणों की सोच पर टिके हुए नहीं थे। उन्होंने गैस के कण कैसे टकराते हैं ये नहीं बताया, बल्कि उनके प्रयोग अपने आप में ही मजबूत थे, चाहे उनके पीछे की सोच पूरी ना भी हो। बॉयल ने कहा था कि कणों को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो छोटे छोटे होते हुए भी अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं और नई चीजें बना सकते हैं। उन्होंने पुराने 3 तत्वों की सोच को नकारा, लेकिन खुद एक नई और थोड़ी लचीली सोच दी, जिसमें ये माना गया कि कण मिलकर धातुओं को भी बदल सकते हैं। बॉयल ने अपने जीवन में छुप छुप कर कई बार ऐसे प्रयोग भी किए जिनमें वो सोने को बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने माना कि कुछ खास चीजें होती हैं जिनसे सस्ता धातु भी सोना बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी चीजों में सिर्फ धातु बदलने की ताकत नहीं, बल्कि एक तरह की दिव्यता भी हो सकती है। सन 1680 के आसपास उन्होंने ये तक कोशिश की कि पुराने कानून को हटवा दिया जाए जो सोने की मात्रा बढ़ाने पर रोक लगाता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ प्रयोगों में कामयाबी पाई है, इसलिए इसे अब मना नहीं किया जाना चाहिए। इससे साफ होता है कि बॉयल अपने वैज्ञानिक सोच के साथ साथ अल्केमी यानी पारंपरिक रसायन विद्या को भी लेकर चलते रहे। बॉयल ने अपने आखिरी वक्त तक ये भरोसा बनाए रखा कि कणों की सोच और पुराने रसायन दोनों एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने गुप्त नोटबुक और चिट्ठियों में ऐसे कई प्रयोगों का जिक्र किया जिनसे साफ हुआ कि वो इन दोनों को जोड़कर देखना चाहते थे। 1661 में लिखी अपनी किताब में बॉयल ने बताया कि धरती, हवा, आग और पानी जैसे पुराने तत्व या फिर नमक, गंधक और पारे की सोच किसी भी प्रयोग से साबित नहीं होती। उन्होंने कहा कि इनसे असली चीजें नहीं समझ आती। उन्होंने इसके बजाय बताया कि हर चीज बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी होती है। ये कण अलग अलग आकार, चाल और जुड़ने के तरीके से मिलकर चीजें बनाते हैं। उनके हिसाब से असली तत्व वही होते हैं जिन्हें रसायन से और नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी चीज को बस गुणों के आधार पर नहीं समझा जा सकता, बल्कि हमें देखना चाहिए कि वो किस तरह से बनी है और कैसे प्रतिक्रिया करती है। उन्होंने रसायन को सिर्फ सोचने की चीज नहीं, बल्कि करने की चीज माना। उन्होंने प्रयोग करते वक्त शुद्ध चीजें इस्तेमाल की, सब कुछ नापा और सब कुछ दोहराया ताकि कोई शक न रहे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बात को तब तक सच मत मानो जब तक उसे करके देख न लो।
बॉयल ने हवा और गैसों पर जो प्रयोग किए, उन्होंने विज्ञान को एक नई दिशा दी। सन 1662 में उन्होंने एक मशीन से ये दिखाया कि जैसे ही हवा की जगह कम होती है, उसका दबाव बढ़ता है। उन्होंने इसे बार बार करके मापा और बताया कि हवा की ताकत उसके कणों की हरकत से आती है, न कि उसमें कोई अदृश्य शक्ति होती है। उनकी सोच ये थी कि हर चीज के पीछे कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं, घूमते हैं और अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं। उन्होंने रंग, स्वाद जैसी चीजों को कम अहमियत दी और कहा कि असली बात यह है कि चीज किस तरह से बनी है। उनकी सोच ने कई बड़े वैज्ञानिकों को भी रास्ता दिखाया। बॉयल भगवान को मानने वाले इंसान थे और उनका मानना था कि विज्ञान हमें उसकी बनाई दुनिया को समझने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज को जांचते हैं और समझते हैं तो हम भगवान की योजना और समझदारी को पहचानते हैं। उनके लिए विज्ञान एक पूजा जैसा था जिसमें हम प्रकृति की बनावट देखकर उसके बनाने वाले की तारीफ करते हैं। बॉयल ने अपनी वसीयत में पैसे छोड़कर ऐसे लेक्चर शुरू करवाए जो धर्म की रक्षा करें। सन 1692 में पहला लेक्चर हुआ जिसमें विज्ञान और धर्म को साथ लेकर बात की गई। ये लेक्चर आज तक चलते आ रहे हैं और आज भी विज्ञान और अध्यात्म के रिश्ते पर चर्चा करते हैं। बॉयल ने कणों की सोच को इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि उनके मुताबिक इसमें हर चीज भगवान के बनाए नियमों से समझाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें हर बात को प्रयोग से परखना चाहिए, सिर्फ कल्पना या सोच से नहीं। उन्होंने हर बार एक ही बात दोहराई कि जो दिखता है, जो दोहराया जा सकता है, वही असली है। उनकी किताबों में हर प्रयोग को कैसे किया गया, किस तरह मापा गया, सब साफ साफ लिखा होता था। उन्होंने धार्मिक बातों को भी इसी सोच से परखा और कहा कि जैसे विज्ञान में हमें सबूत चाहिए, वैसे ही धर्म को भी समझदारी और सोच से देखा जाना चाहिए। बॉयल की सोच ने विज्ञान को उस धर्म और कल्पना से अलग किया जिसमें बस मान लेना होता था। लेकिन उन्होंने इसका मकसद सिर्फ तर्क नहीं रखा, बल्कि ये दिखाया कि विज्ञान और विश्वास दोनों साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने जो तरीका अपनाया वो आज भी विज्ञान की बुनियाद बना हुआ है। साफ नतीजे, दोहराए जा सकने वाले प्रयोग और बिना शक के परखा हुआ सच।